आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस हार्मोन की कमी से शरीर में बौनापन हो जाता है। ठीक है माने कहने का मतलब ये है कि वह कौन सा हार्मोन होता है जो हमारे शरीर के अंदर कम हो जाता है, जिसके चलते शरीर में बौनापन आ जाता है। तो वो हार्मोन्स होता है सोमेटोट्रोपिन। सोमेटोट्रोपिन नामक हार्मोन्स की कमी से क्या होता है, बौनापन शरीर में आ जाता है। फ्रेंड्स, ये जो सोमेटोट्रोपिन नामक हार्मोन्स है, इसी को ग्रोथ हार्मोन्स या फिर वृद्धि हार्मोन्स या फिर मानव विकास हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। और अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर के अंदर कौन सी ग्रंथि होती है जो सोमेटोट्रोपिन नामक हार्मोन्स का स्राव करती है। तो वो होती है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, क्या होती है, पीयूष ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं। इसका जो वजन होता है कितना होता है, 0.6 ग्राम होता है पीयूष ग्रंथि का वजन। ठीक है, इसका जो आकार की बात करी जाए तो मटर के दाने जैसा होता है पीयूष ग्रंथि का आकार। और यदि बात करी जाए कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। यदि और डीपली थोड़ा क्वेश्चन बनाएगा तो पूछ लेगा मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो बता देना हाइपोथैलेमस के नीचे पाई जाती है। ठीक है, और पीयूष ग्रंथि जो होती है इससे हम इसको ही मास्टर ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक हैं सैमुअल हैनी। आगे देख लेते हैं। प्रोटीन का पाचन शरीर में कहाँ होता है, तो ये अमाशय में होता है। अमाशय को ही हम क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। ठीक है, अमाशय को हम स्टमक बोलते हैं, पेट बोलते हैं। और ये कहाँ स्थित होता है, अमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। ठीक है, हमारी जो उदर गुहा होती है, उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। और इसकी जो अमाशय की जो दीवारें होती हैं, ठीक है, अमाशय की दीवार पर बहुत सारी क्या होती हैं, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अमाशय की दीवार पर बहुत सारी जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं क्या करती हैं, जठर रस, जिसको हम जठर रस बोलते हैं, इसका श्रावण करती हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, वो क्या करती हैं, जठर रस का श्रावण करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं। जंतु विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है, तो ये अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, जिमा रोग जो है संबंधित है चर्म रोग से। चर्म रोग जो संबंधित होता है शरीर के किस अंग से संबंधित होता है, तो त्वचा से संबंधित यानी स्किन से संबंधित होती है। स्किन की कितनी परतें होती हैं, स्किन की 3 परतें होती हैं। कौन कौन सी, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग कौन सा होता है, तो वो त्वचा ही होती है। ठीक है, क्या, त्वचा ही होती है। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है मलेरिया रोग। ये देखते हैं प्रश्न नंबर 7। कलर ब्लाइंडनेस रोग को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इसे डाल्टनिक नाम के से जानते हैं। ठीक है, क्या, डाल्टनिक नाम से जाना जाता है कलर ब्लाइंडनेस रोग, जिसे हम वर्ण अंधता रोग भी बोलते हैं। ये जो कलर ब्लाइंडनेस या वर्ण अंधता रोग जो होता है, आँखों से संबंधित बीमारी होती है फ्रेंड्स। ठीक है, किससे, आँखों से संबंधित होती है। इसमें होता क्या है, जो व्यक्ति इससे ग्रसित होता है उसको लाल और हरे में डिफरेंस करने में दिक्कत आती है। ठीक है, और यह रोग जो होता है आनुवांशिक रोग होता है। ठीक है, बहुत सारे केसेस में आनुवांशिक रोग ही पाए जाते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो ये होता है हीमोफीलिया। ठीक है फ्रेंड्स, हीमोफीलिया जो रोग होता है या रोगी होता है, वो यदि वो कहीं पर कट जाता है अब देखो ध्यान से समझना। देखो, हीमोफीलिया से ग्रसित हो व्यक्ति, एक मतलब सामान्य व्यक्ति हो, सामान्य व्यक्ति कट जाता है कहीं पर, तो उसमें कुछ समय बाद स्वतः ही उसमें रक्त का थक्का बन जाता है, ब्लड रुक जाता है। लेकिन हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति में क्या होगा, कट जाएगा तो ब्लड जो होता है कंटिन्यूसली बहता रहता है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, जल्दी जमता नहीं है, तो व्यक्ति की ब्लड निकलते निकलते मौत भी हो जाती है, इतना ब्लड से निकल जाता है। ठीक है, और ये बीमारी जो होती है ये भी आनुवांशिक बीमारी होती है। ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या होती है, जो हीमोफीलिया होती है, ठीक है हीमोफीलिया का जो मरीज होता है, इसमें क्या हो जाता है कि जो रक्त प्रोटीन होता है, ठीक है, एक रक्त प्रोटीन होता है, उसकी कमी हो जाती है। इसीलिए उसका जो ब्लड होता है वो जल्दी जमता नहीं है। और जो रक्त प्रोटीन होती है उसे क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग बोला जाता है। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर बोलते हैं उसको, क्लॉटिंग फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न 9। सब्जियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसे ओलेरी कल्चर कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10।
हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो एनीमिया है, एनीमिया रोग को ही रक्त अल्पता बोलते हैं। ठीक है, और जो एनीमिया रोग होता है ये ब्लड से संबंधित बीमारी होती है। इसमें जो होती है आरबीसी, ठीक है, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, या फिर कह लीजिए हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी कह लीजिए या हीमोग्लोबिन कह लीजिए, इसकी हमारे शरीर में क्या होती है? कमी हो जाती है। शरीर में कमी हो जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं? एनीमिया रोग बोलते हैं। ठीक, क्या कार्य होता है? तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो फेफड़ों में जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन का परिवहन करता है कौन? हीमोग्लोबिन। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11। शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो होता है। ठीक है, क्वाशियोरकोर या फिर परासमस रोग हो जाता है प्रोटीन की कमी से। तो जो होता है रोग क्वाशियोरकोर या फिर परासमस जो रोग होता है प्रोटीन की कमी के कारण हो जाता है। प्रोटीन की कमी का मतलब यह है जिससे हमारा जो भोजन होता है, आहार होता है, उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स या बहुत सारे अन्य तत्व होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। उसमें भी एक प्रोटीन भी होता है, उसकी भी धीरे धीरे क्या होती है? खाने के माध्यम से हमको नहीं मिल पाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है? प्रोटीन की हमारे अंदर कमी हो जाती है। जब प्रोटीन की धीरे धीरे कमी हो जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं? क्वाशियोरकर रोग या फिर परासमस रोग बोला जाता है। खासकर सीधे सीधे शब्दों में कहिए तो कुपोषण के चलते ये बीमारी हो जाती है। ठीक है, चलिए, अब कुपोषण क्या होता है? जब उचित मात्रा में या उचित क्वालिटी वाला भोजन हमें भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाता है तो उस कंडीशन में, और वो प्रक्रिया लंबे समय तक, मान लो भुखमरी से कोई आदमी जूझ रहा है 1-2 दिन 4 दिन महीनों, तो फिर उस लंबे समय से जो भरपूर मात्रा में क्वालिटी वाला, उच्च क्वालिटी वाला भोजन नहीं पाता है तो वो लंबी प्रक्रिया जब हो जाती है तो उसी को कुपोषण बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12। क्या है? प्रश्न नंबर 12 है, अल्जाइमर रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ये मस्तिष्क से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो अल्जाइमर रोग होता है, ठीक है, क्या अल्जाइमर रोग जो होता है इसमें क्या होता है? इसमें याददाश्त की कमी हो जाती है। ठीक है, इसमें याददाश्त की कमी हो जाती है, माने व्यक्ति भूलने लगता है, कोई भी वस्तु होगी वो भूल जाएगा जल्दी से। इसमें याददाश्त जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है, कम हो जाती है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ओंकोलॉजी कहलाता है कैंसर का अध्ययन। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14, विषाणु की खोज दिमित्री इवानोवास्की, ठीक है, दिमित्री इवानोवास्की ने कब की थी? 1892 में की थी। ठीक है, विषाणु की खोज। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 15, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? तो ये होती है शुक्राणु। ठीक है, क्या है? शुक्राणु यानी स्पर्म होती है। अगला देखते हैं, कच्चे फलों को पकाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो कच्चे फलों को पकाने में एसिटिलीन गैस का मानव जाति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथ्रोलॉजी कहलाता है मानव जाति का अध्ययन। प्रश्न नंबर 18, किस हार्मोन्स को प्रेम अथवा आलिंगन हार्मोन्स कहा जाता है? तो ये होता है ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। ठीक है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा गांव में या शहर में कहीं भी जो लोग गाय या भैंस पालते हैं, ये जब उनका बछड़ा किसी कारणवश नहीं होता या फिर गाय जो होती है वो दूध नहीं उतारती है या भैंस दूध नहीं उतारती है, तो उस कंडीशन में कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? ऑक्सीटोसिन का जो है इंजेक्शन दिया जाता है। उसको देने के बाद तत्काल ही वह दूध उतार लेता है जानवर। ठीक है, अगला देखते हैं, इसीलिए ये जो होता है स्तनपायी हार्मोन्स भी इसको कहा जाता है। ठीक, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है इसको स्तनपायी हार्मोन्स भी कहा जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 19, इन रोग जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है किस वायरस से फैलता है? तो ये होता है राइनो वायरस से। ठीक है, राइनो वायरस से फैलता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20, रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक प्रोटीन होती है तो फाइब्रिनोजिन होती है। ठीक है, अगला देखते हैं, मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा जो शरीर को संतुलित तथा मांस पेशियों के कार्य को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? तो ये सेरिब्रम कहलाता है। ठीक है, आंसू किस ग्रंथ से निकलते हैं? तो लैक्राइमल ग्रंथ से निकलते हैं आंसू। अगले केंद्र की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 24, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके रूप में होता है? तो ये ग्लाइकोजन के रूप में होता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथ है तो ये अग्नाशय है। ठीक है, क्या है? पैनक्रियाज है। फ्रेंड्स, ये जो पैनक्रियाज है इसी को अग्नाशय बोलते हैं, यानी अग्नाशय माने पैनक्रियाज। ठीक है, और ये जो होती है शरीर की मतलब दूसरी सबसे बड़ी शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? पैनक्रियाज होती है, और ये जो होती है ये मिश्रित ग्रंथि होती है। ठीक है,
अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों का रिसाव करती है, स्राव करती है। ठीक है। अगला देखते हैं, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं, पोलियो के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जोनास साल्क ने की थी। ठीक है। अब पोलियो के टीके की बात आ गई तो मैं आपको बता देता हूँ, इससे जो पोलियो का टीका, पोलियो जो होता है, ठीक है, पोलियो से प्रभावित जो अंग होता है कौन सा होता है? वैसे मुख्य रूप से बात की जाए तो पोलियो जो होता है, पोलियो विषाणु से होता है, लेकिन इससे जो प्रभावित अंग होता है तो रीढ़ की जो हड्डी होती है और ब्रेन स्टेम की जो नसें होती हैं ये प्रभावित हो जाती हैं। ठीक, कौन सी? रीढ़ की जो हड्डियाँ होती हैं और रीढ़ की हड्डियाँ और ब्रेन स्टेम की जो नसें होती हैं प्रभावित हो जाती हैं, और साथ में मांसपेशियाँ जो होती हैं वो भी सिकुड़ जाती हैं। ठीक है। तो ये सभी इसके प्रभावित अंग हैं। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 28, न्यूक्लिक एसिड कौन से 2 प्रकार होते हैं? तो न्यूक्लिक एसिड के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? डीएनए और आरएनए। डीएनए जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसकी खोज कब व किसने की थी? तो मैं आपको बता देता हूँ 1869 में। ठीक है। 1869 में जोहान फ्रेडरिक मिशन ने करी थी। इसका जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। बात रही आरएनए की, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 29, लिंग का निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो लिंग का जो निर्धारण होता है पिता के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। जो मेल होता है और एक फीमेल होता है, तो मेल के पास क्या होता है? इसमें XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जो फीमेल होता है इसमें XX पाए जाते हैं। अब यहाँ से पिता का जो गुणसूत्र होता है, ठीक है, क्रोमोसोम होते हैं, यहाँ से निर्धारित होता है कि लड़का होगा या लड़की होगा। ठीक है। यदि मान लो पिता का X और माता का X मिलता है तो उस कंडीशन में लड़की होती है। यदि पिता का Y और माता का X मिल जाएगा तो वहाँ पर लड़का होने की संभावना होती है। ठीक है। पिता का X माता का X मिलकर क्या बनेगा? लड़की बनेगी। यदि पिता का Y और माता का X मिलेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? लड़का होगा। ठीक है। चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 30, चिकित्सा विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में कमेंट भी कर देना। यदि संभव हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर देना। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।